सच्ची, रहस्यमय और आपराधिक कहानियाँ सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, उस कहानी में एक गुमनाम फ़ोन कॉल है जिसका राज आज तक नहीं खुला। एक गुमनाम लेटर है और ये लेटर और ये फ़ोन कॉल असल में 10 लाशों के राज खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 21 साल पहले, साल 2003, दिसंबर का महीना, 20 तारीख। महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर सिंधुदुर्ग एक जगह है। वहाँ के एसएसपी के पास एक कॉल आता है। लैंडलाइन पर आए इस कॉल में जो दूसरी तरफ शख्स है वो ये कहता है कि मेरी एसएसपी से बात कराओ, मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसकी बात कराई जाती है और वो शख्स ये कहता है कि सिंधुदुर्ग से कुछ किलोमीटर दूर नांदोस नाम का एक गांव है और वहाँ के जंगल में कुछ लाशें पड़ी हैं। आप अपनी टीम को भेजिए और वो लाशें वहाँ मिल जाएंगी। एसएसपी कुछ और पूछते इससे पहले वो शख्स ये भी कहता है कि मैंने आपको एक चिट्ठी भी लिखी है, इस फ़ोन कॉल की तरह वो भी गुमनाम है। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा लेकिन पक्की इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद फ़ोन कट जाता है। एसएसपी अपने दफ्तर में पता कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एक गुमनाम चिट्ठी आई है। उसे खोला जाता है तो उसमें भी वही बात लिखी है जो उन्हें फ़ोन पर बताई गई। शाम का समय हो चला है। एसएसपी ये डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह यानी 21 दिसंबर 2003 को दिन निकलते ही एक पुलिस टीम जाएगी जो गांव वालों को साथ में लेगी और जंगल का दौरा करेगी। 21 दिसंबर का दिन आता है, सुबह होती है। जल्दी सुबह एक पुलिस की सर्च टीम को नांदोस गांव भेजा जाता है। जंगल के इलाके में कुछ घंटे उनको लगते हैं और उसके बाद एक एक करके कुछ बोरे दिखाई देते हैं जिनमें कुछ भरा हुआ है। खून के निशान भी हैं। जाहिर है, लगने लगता है कि मंजिल मिल गई है। उन बोरों को खोला जाता है। एक एक करके 7 लाशें बरामद होती हैं। इन 7 लाशों के अलावा वहाँ पर कुछ खाली सूटकेस, कुछ बेल्ट के बकल, कुछ बटन, कुछ कपड़े, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा वहाँ से जब वो निकलने लगते हैं तो निकलते निकलते उन्हें 3 लाशें और मिलती हैं। अब कुल मिलाकर ये जो लाशें हैं, इनको देखने से लग रहा है कि इनकी मृत्यु हुए कई हफ्ते बीत चुके हैं। इनमें 6 मर्द हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। पुलिस की सर्च टीम जो कुछ भी उन्हें मिला है उसे अपने साथ लेकर आती है। पोस्टमार्टम कराया जाता है तो स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर तो कंकाल में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 6 से 8 हफ्ते, 9 हफ्ते, 10 हफ्ते तक हो चुका है मृत्यु हुए। और एसएसपी को ये लगता है कि ठीक है, वो जो फ़ोन कॉल आया था उसने सही इन्फॉर्मेशन दी थी। अब सारी उधेड़बुन ये शुरू होती है कि ये कौन लोग हैं और ये यहाँ क्या कर रहे थे और इन्हें मारे जाने का मकसद क्या है और वो शख्स कौन था जिसने हमें ये सूचना दी है। अब ये सारे सवाल अनसुलझे हैं। तो एसएसपी एक काम करते हैं, महाराष्ट्र भर के सारे पुलिस स्टेशन में एक सूचना भिजवाते हैं कि आपके पुलिस थाने में अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है और ख़ासकर अगर उस गुमशुदगी को 6 हफ्ते 8 हफ्ते या 10 हफ्ते हो चुके हैं, यानी 2 से 3 महीने अगर हो चुके हैं, तो उसकी सूचना आप हमें तुरंत भेजिए। कुछ दिन बीतते हैं, एक एक करके कुछ थानों से रिप्लाई आता है और उसमें फिर हिसाब लगाया जाता है कि ये 4 हफ्ते पुरानी कौन सी रिपोर्ट है, 6 हफ्ते पुरानी कौन सी है। और फिर 10 नाम सामने आते हैं अलग अलग जगहों से जो आए हैं। ये नाम बताए जाते हैं शंकर सरागे जो गोरेगांव के रहने वाले थे, हेमंत हकारे जो रत्नागिरी के रहने वाले थे। ये एक साथ गायब हुए 2 लोग। इसके बाद 4 लोगों की सूचना मिलती है जो एक साथ गायब हुए हैं। विजय दुधे, दादा साहब चौहान, विनायक और संजय गवारे, ये पूना से एक साथ गायब हुए हैं। और फिर तीसरी सूचना आती है वाशी से, जहां पता चलता है कि एक कपल रहता था, केरू भाई और अनीता, और इसके अलावा 2 बच्चे हैं जो गायब हुए हैं। इन सभी लोगों का आपस में संबंध निकालने की कोशिश की जाती है लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं निकलता। ये जो 3 ग्रुप्स गायब हुए,
इनके बीच में कोई बातचीत हुई हो। 2003 का समय था, तो उस वक्त कॉल रिकॉर्ड वगैरह इतना एडवांस नहीं हुआ था कि पुलिस कॉल रिकॉर्ड वगैरह को देखती, और उस समय सभी के पास फ़ोन भी नहीं होते थे। अगर आपको याद हो, 2003 का समय इतना कॉमन नहीं था फ़ोन। अब सिलसिला शुरू होता है कि ये जो 10 लोग गायब हुए हैं, क्या इनके डीएनए मिलते हैं इन कंकालों से? तो मिलाए जाते हैं और वो डीएनए भी मैच कर जाते हैं। तो अब ये पता लगता है कि ये जो 10 लोग, वैसे तो रिपोर्ट बहुत सारे लोगों के गायब होने की थी, पर ये जो 10 लोग हैं इनके डीएनए मिल रहे हैं इस कंकाल से। उनके फैमिली वालों से डीएनए लिया जाता है। अब मामला यहाँ पर यह है कि ये सब के सब उस जंगल में कर क्या रहे थे। पुलिस अभी उधेड़बुन में लगी है, कोई क्लू नहीं मिल रहा। फिर पुलिस के पास एक बड़ी अलग सी सूचना आती है और मुखबिर ये कहता है कि हो सकता है ये मामला इससे कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? बताते हैं कि मुंबई में बोरीवली में 4 लड़के रहते हैं जो 23 से 27 साल की उम्र के हैं, और वो लोगों को आजकल एक अजीब सा झांसा दे रहे हैं। और झांसा ये है कि आप हमारे पास लाइए पैसे और हम आपके पैसे कर देंगे डबल ट्रिपल। तो पुलिस को लगा कि इसका मुंबई में रहने वाले इन लड़कों का नांदोस के गांव में मिलने वाली इन लाशों से क्या मतलब है। तो बताने वाला ये बताता है कि देखिए, एक अजीब सी स्कीम ये चला रहे हैं कि ये लोगों से कहते हैं कि हम आपका पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हैं, हमको ऊपर वाले ने ताकत दी है। लेकिन ये जो पैसा डबल ट्रिपल किया जाएगा, ये ऐसा नहीं कि आप बहुत सा पैसा ले आएँ, ये 1 से 3 लाख रुपए ही हो सकते हैं। और ये कहते हैं कि हम एक पूजा कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, बड़ा अनुष्ठान होगा और ये जंगल में होगा, और उसके लिए ये नांदोस के तरफ ही बुलाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा खटका होता है कि ये मामला क्या है। इसके बाद पुलिस अपना जाल बिछाती है तो पता ये चलता है कि हाँ, वाकई में मुंबई के बोरीवली इलाके में ये 4 लड़के रहते हैं, संतोष चव्हाण, अमित शिंदे, योगेश चव्हाण और महेश शिंदे। ये इनमें से एक ऑटो चलाता था, एक कैंटीन में मैनेजर था, ऐसे छोटे मोटे काम करते थे और कोई ख़ास इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये वाकई ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने, किसी को 500 का 1000 और 1000 का 2000 करके भी दिया है, और ऐसे लोगों को फांस रहे हैं। अब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और फिर पूछताछ शुरू की, तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। कहानी ये थी कि ये चारों लड़के मुंबई में रहते थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और उनके दिमाग में ये था कि हम कैसे ढेर सारा पैसा कमाएं। तो उन्होंने कहा कि ये जो बाबा लोग हैं, ये लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, उनका पैसा लूट लेते हैं। अब इन्होंने कहा हम बाबा तो बन नहीं सकते, तो एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि ये कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो भोले हैं, मासूम हैं, साथ में लालची और अंधविश्वासी भी हैं। ऐसे लोगों को ये पकड़कर ये कहते कि आपके पास अगर पैसा है तो हमें सिद्धि है, हम पैसा डबल कर सकते हैं। और शुरुआत में उन्हें फांसने के लिए ये उनका 500 का 1000 और 1000 का 2000 कर देते थे, तो लोग इनके झांसे में आ जाते थे। उसके बाद ये क्या करते कि ये कहते कि आप बड़ा अनुष्ठान कराइए, और बड़ा अनुष्ठान कराने के लिए ऐसा है कि आप ब्रीफ केस में पैसा तो लाएंगे, 1 से 3 लाख जो हम आपसे कह रहे हैं, 2 लाख लाएगा, कोई 2.5 लाख लाएगा। लेकिन जब पैसा आपका ट्रिपल हो जाएगा, हो सकता है 5 गुना 10 गुना भी हो जाए, आपके श्रद्धा पर डिपेंड करता है, अगर ऊपर वाला खुश हो गया तो आपको पैसा भरने के लिए एक बोरी की ज़रूरत होगी, तो आप अपने साथ एक बोरी ज़रूर लाएं। तो उस तरह से ये लोगों से बोरी मंगवाते थे। साथ ही ये कहते थे कि आप अपने परिवार के 1-2 सदस्यों को ला सकते हैं। साथ में वो ये कहते थे कि हम आपकी टिकट और होटल रिजर्वेशन हम कराएंगे आपका। अब इसमें क्या चालबाजी होती थी कि वो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस बुक कराई जाती थी, उनकी सीट, वो भी गलत नाम से। और नांदोस के पास कंकावली या फिर मालवण जैसे इलाकों में होटल बुक होता था, वो भी गलत नाम से। तो जब पूरा दिन तय हो जाता तो ये उसे वहाँ बुलाते, उस व्यक्ति को, उनसे कहते कि हमने आपकी टिकट बुक करा दी है गलत नाम से, आप इसमें ट्रैवल कर लो। बस जहाँ आपको छोड़ेगी हमारा आदमी रहेगा, आपको होटल तक ले जाएगा, वहाँ आपके नाम पर होटल बुक है, वो भी गलत नाम से है, कुछ भी नाम बता देते। और फिर ध्यान रहे उस वक्त आधार कार्ड का ज़माना नहीं था 2003 में। उसके बाद
जब इन्हें घटना को अंजाम देना होता तो कहते आप एक दिन होटल में रुकिए, फिर उनको बताते कि आपको होटल से आज निकलना और सारा सामान अपने साथ ले लेना, होटल में कुछ भी छोड़ना मत, नहीं तो अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, ताकि गलती से किसी की कोई ऐसी बिलोंगिंग वहाँ ना रह जाए जिससे कि बाद में कभी मामला खुले तो पता चले कि व्यक्ति यहाँ रुका था। एकम एक चीज़ अपने साथ लेकर आइए, वहाँ पे कोई झूठा मूठा अनुष्ठान शुरू कराते और मौका देखकर ये लोग टूट पड़ते उस व्यक्ति पर जो पैसे लाया था, उसको पत्थर से कुचल कुचल के मार डालते चारों लोग। उसके बाद उसी बोरे में जो मंगाया गया था पैसों को भरने के लिए, असल में उसी में उसकी लाश भर दी जाती और ये पैसा लेकर निकल कर आते, अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुकते, वहाँ स्नान करते, शराब पीते, खाना खाते और सो जाते। ऐसे इन्होंने जो 10 लाशें बरामद हुई थीं, इनको इन्होंने अलग अलग समय पर अंजाम दिया। पहला खून इन्होंने 2 लोगों के लिए किया 25 सितंबर को, उसके बाद 4 लोगों का किया 30 अक्टूबर को और फिर उस कपल और बच्चे का किया 14 नवंबर को। तो ये पूरा जब इनका राज खुला, पुलिस इस पूरे मामले की चार्जशीट बनाकर निचली अदालत में गई। निचली अदालत ने इन्हें सजाए मौत करार दी। निचली अदालत के बाद ये मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में और वहाँ भी इनकी जो सजाए मौत थी वो बरकरार रखी गई। 27 फरवरी 2014 हाई कोर्ट ने मौत की इन्हें सज़ा दी, माफ़ कीजिएगा 2004। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो मौत की सज़ा थी उसे बदल दिया गया उम्र कैद में। इनकी उम्र को देखते हुए कि इनकी उम्र बहुत कम है, ये सब के सब 23 से 29 साल के बीच थे और आज भी ये अपनी उम्र कैद काट रहे हैं। हालांकि ये बहस का विषय कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि इनको उम्र कैद क्यों दी गई। हालांकि उसमें ये भी कहा गया कि इनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और ये लालच के वश आकर इन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन आप सोचिए कि 10 लोग इनकी वजह से अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इन पर यकीन किया। तो शंकर सरागे और हिम्मत ठकारे की इन्होंने हत्या की 25 सितंबर को। विजय दुधे, दादा साहब चौहान, विनायक और संजय गुआरे की हत्या की 30 अक्टूबर को और वाशी के रहने वाले केरू भाई, अनीता और 2 बच्चे, इनकी हत्या की 14 नवंबर को। ये सब के सब जो थे अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहते थे। दोस्तों, लालच एक ऐसी बुरी बला है जो अक्सर हमसे हमारा बुद्धि, विवेक सब छीन लेती है। हम ये सोच भी नहीं पाते कि कोई शख्स हमारे पैसे को क्यों डबल करना चाहता है, वो अपने पैसे को क्यों नहीं डबल कर लेता। खैर, ये कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेहनत से जो आप कमा रहे हैं उस पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए और यकीन मानिए जितनी आपको ज़रूरत है ना, ईश्वर आपको ज़रूर देगा। हो सकता है किसी से आपको कम दिया हो, किसी से ज़्यादा दिया हो, लेकिन आपको आपकी ज़रूरत और आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से दिया है। इसलिए कभी भी अपनी जेब या बैंक बैलेंस की तरफ देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ के पास इतना है और मेरे पास नहीं है। आपके पास उतना है जितने की आपको ज़रूरत है, जितना आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं तो थोड़ी और मेहनत कर लीजिए, आपको ऊपर वाला ज़रूर पैसे दे देगा। लेकिन ऐसे किसी अनुष्ठान के चक्कर में पड़कर कि अचानक से आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो असल में आप किसी लालच के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। ये कहानी पसंद आई हो, सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर भूलिएगा मत, क्योंकि इस कहानी की आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये सच्ची घटना है और 4 लोग हैं जो इस जुर्म में आज भी सलाखों के पीछे हैं। उम्मीद है आप इस कहानी को ज़रूर शेयर करेंगे और इसके नीचे आपकी जो भी राय रखते हैं उसे भी आप मेरे साथ साझा करें।